परसवाड़ा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने मधु भगत ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2018 में 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया था। लेकिन आज 6 वर्षों के बाद भी सामुदायिक भवन का कार्य पूरा नहीं हो सका। लिहाजा यह भवन बनने से पहले ही खंडर में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि मधु भगत ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2013 से 18 के बीच क्षेत्र में कुछ सामुदायिक भवनों का बड़े ही जोर शोर से भूमि पूजन किया था। इनमें से एक सामुदायिक भवन भीकेवाड़ा पंचायत में बनना था, जिसे लेकर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 4 जून 2018 में भूमि पूजन भी किया, किंतु आज दिनांक तक यह कार्य अधर में ही लटका हुआ है। सामुदायिक भवन की दीवारों में लगी ईंटें भ्रष्टाचार की कलई खोल रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि भूमि पूजन के बाद कार्य भी शुरू हो गया था, किंतु गुणवत्ताहीन कार्य के चलते इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद यह भवन तैयार नहीं हो सका। जबकि कार्य के एवज में पहली किस्त के तौर पर 8 लाख से अधिक रुपए खर्च भी हो चुके हैं। इस संबंध में बीजीटी मीडिया ने क्षेत्र के विधायक मधु भगत से चर्चा की तो उन्होंने इस कार्य को पुनः प्रारंभ करवाने का भरोसा दिलाया है। साथ में यह भी कहा कि 2018 में उनकी हार के चलते कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसका उन्हें अफसोस भी है। मधु भगत ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा है कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल में जो भी कार्य स्वीकृत हुए हैं उन्हें कराना अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजनीति केवल चुनाव तक होती है, उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि परसवाड़ा क्षेत्र में पिछले कार्यकाल के दौरान भी कई ऐसे कार्य हैं जिनका भूमि पूजन के बाद कार्य शुरू नहीं हो पाया। इन कार्यों को जरूर क्षेत्र के पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे ने अपने मंत्री होने के कारण स्वीकृति दिलाई हो, लेकिन अब जवाबदेही मधु भगत की भी बनती है कि वो इन स्वीकृत और रुके हुए कार्य को कैसे आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने उन पर 5 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः भरोसा जताया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीकेवाड़ा का था उसके बाद में चुनाव, क्योंकि 2 महीने पहले मैंने चुनाव के पहले दिया था और एक किस्त रिलीज़ हुई थी जिसका निर्माण कार्य हुआ, उसके बाद मैं चुनाव हारा। तत्पश्चात तत्कालीन मंत्री वहाँ के जो परसवाड़ा के नए बने थे 18 में, ये उनके कार्यकाल में फिर समर्पित हो जाता है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने उस ओर ध्यान दिया नहीं। और आज वो जो हमारा दिया हुआ भूमि पूजन किया हुआ जो खंडर में आप तब्दील बता रहे हैं, जो दिख रहा है, मुझे बेहद खेद है, बेहद अफसोस है कि कोई भी योजना किसी भी सरकार की या किसी भी कार्यकाल की अगर हो और उसका अगर जय हो या पराजय हो, जिम्मेदारी जिस पे आती है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है उस कार्य को पूरा करने की। तो अभी आपने जो मुझे संज्ञान दिया है, मेरे भी संज्ञान में है, उसका शायद 8 या 8.5 लाख रुपए उसकी पहली किस्त रिलीज़ हुई है, उसकी राशि थी टोटल 20 लाख की। निश्चित ने आपको पुनः जिम्मेदारी सौंपी है, तो क्या उसको पूरा कराएंगे क्या नहीं? मैं सबसे पहले वहाँ की पूरी जानकारी लूँगा, उसके बाद बची हुई राशि से उस निर्माण कार्य को मैं पूरा करवाऊँगा। और ये बेहद बड़ी जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि की, चूँकि फिर से कार्यकाल मेरे पास आ गया है। जो मेरे छूटे हुए कार्यकाल हैं उनको कार्य जो है, चाहे सामुदायिक हो चाहे अन्य कार्य हो, उनको मैं पूर्ण कराऊँगा। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवेगांव के पास एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार लांजी क्षेत्र के अंतर्गत देवलगांव निवासी विक्की वाहने पिता प्रभुदास वाहने 27 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से बालाघाट की ओर आ रहा था। इसी दौरान एक कार चालक ने नवेगांव के पास बाइक चालक को हल्की ठोकर मारते हुए दूसरे बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे विक्की वाहने नामक युवक की मौत हो गई। वहीं परदेश सेंडे घायल हो गया। हादसे के बाद मृतक और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पीएम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंपा गया है, जबकि घायल प्रदेश सेंडे निवासी नेवरगांव का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में चल रहा है। मुझे इसकी जानकारी फ़ोन के थ्रू मिली कि मेरे बड़े भाई को कार वाले ने एक्सीडेंट से यानी अपनी टक्कर से मार दिए। हाँ, तो वैसे मुझे वहाँ से किसी ने फ़ोन लगाया कि आपके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ, तो वैसे में मैं फिर आया, घटना स्थल पर जैसे आया तो वैसे फिर मेरे बड़े भाई को यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। और एक व्यक्ति था जिसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गई।
क्या जानकारी मिली कि आपको एक्सीडेंट कैसे हुआ क्या? मुझे बताया गया था कि आपके भाई को किसी कार वाले ने 2 बाइक वाले को टक्कर मार दी। हाँ, तो वैसे ही सुनते फिर मैं सीधा घर से निकला। जो मृतक है वो भी कोई रिश्तेदार वगैरह है क्या? नहीं नहीं, वो कोई जान पहचान से नहीं है। अब वो कौन है कहाँ से वो पता नहीं। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 निवासी पवन नामदेव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 2 सगे भाइयों को पुलिस ने बिहार जाने वाली ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद ये आरोपी फरार हो गए थे और पूना में छुपे हुए थे। यहां से अपने गांव बिहार के लिए ट्रेन से जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने जबलपुर और सतना के बीच इन्हें दबोच लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि पवन नामदेव और सरिता का प्रेम विवाह हुआ था। उनकी 2 बेटियां भी है। 2 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि पवन नामदेव की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने मौके से शव को बरामद कर पंचनामा कार्रवाई को पूर्ण किया और विवेचना चल रही थी। 2 जून की रात्रि में ही मृतक की पत्नी ने रिश्तेदारों को फ़ोन पर सूचना दी थी कि पवन का कहीं पता नहीं चल रहा है, जिसके बाद पवन का शव छत पर पड़ा मिला। पुलिस ने शक के आधार पर पहले पवन की पत्नी सरिता से पूछताछ की, जिसने अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर हत्या करने का जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद से ही पुलिस बिहार निवासी इम्तियाज़ आलम और असलम को तलाश कर रही थी। बताया गया कि पवन की हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने ही रची थी। दरअसल ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए सरिता की पहचान मोतिहारी बिहार निवासी इम्तियाज़ आलम से हो गई थी, जो कि धीरे धीरे उनकी पहचान प्यार में तब्दील हो गई। जिसके बाद इम्तियाज़ आलम पूर्व से ही विवाहित प्रेमिका सरिता से मिलने कटंगी पहुंचा था, जहां दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात भी की थी। लेकिन प्रेमिका पहले से शादीशुदा होने के कारण इम्तियाज़ को सरिता ने एक किराए के मकान में रुकवाया था, जहां पर दोनों ने पवन को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और इसी योजना के तहत इम्तियाज़ आलम ने अपने भाई असलम आलम को भी कटंगी बुला लिया। यहां पर तीनों ने 1 और 2 जून की रात्रि में पवन की गला दबाकर हत्या कर दी। इस अंधे हत्याकांड की गुत्थी को आखिरकार अब पुलिस ने सुलझा लिया है।